वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान की तरफ बने नए टर्मिनल पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को भी रवाना करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, करतारपुर राहदारी का नवंबर में इफ्तिताह होने जा रहा है और वजीर आजम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। क्या कुछ तफसीलात है, कितनी खुशी की लहर देखने को मिल रही है जो तमाम अकीदतमंद हैं उनमें? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम है दोनों देशों के बीच में, वो भी तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी लेवल पर कोई भी टॉक्स नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में एयर स्ट्राइक भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और इस तरह के बयानबाजी भी इमरान खान की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इसका असर करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं पड़ा और ऑफिशियल लेवल पर इसकी बातचीत जारी रही। और 1 साल पहले ये फैसला लिया गया था कैबिनेट में कि इस कॉरिडोर को खोला जाएगा सिख श्रद्धालुओं के फेथ को देखते हुए, और तो इसके बाद इस पर काम नहीं रुका, लगभग काम पूरा हो चुका है। 9 नवंबर तारीख तय हो चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे और इंडियन साइड से करतारपुर कॉरिडोर को वो खोलेंगे और साथ ही साथ 550 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना भी करेंगे। एक पब्लिक गैदरिंग को भी एड्रेस वहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई है हर श्रद्धालु से $20 वसूलने की, उसको लेकर भी भारत ने चिंता जताई है और बार बार पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि इस पर वो दोबारा विचार करे, क्योंकि ये फेथ का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। इसको कमर्शियल वेंचर के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन हालांकि पाकिस्तान इस पर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो अड़ा हुआ है $20 वसूलने को लेकर। इसको लेकर लगातार इंडियन गवर्नमेंट भी टच में है पाकिस्तान में, लेकिन फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। कल एक एग्रीमेंट होने वाला है दोनों देशों के बीच में, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर फाइनल एग्रीमेंट कल हो जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए हैं। बताया जा रहा है कि ये शेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त से नाकारा बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस जमीन में तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दी। मौजूदा रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को इससे फायदा पहुंचेगा। वाज़ रहे कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम PWD के तहत तमाम सड़कों पर काम करेंगे, वहीं तंग सड़कों को कुशादा किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेट्रो और फजाई आलूदगी पर भी काम कर रहे हैं। सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार,
लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। ये जमानत सीबीआई केस में मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, एएस बोपन्ना और ऋषिकेश राय शामिल थे। वाज़ेह रहे कि 18 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अदालत उस वक्त फैसला महफूज रख लिया था। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि पी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की तहवील में है। चिदंबरम को 1 लाख रुपए का जाती मुचलका भरना पड़ेगा। वहीं चिदंबरम को तफ्तीश के लिए पेश होते रहना पड़ेगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि पी चिदंबरम बिना ट्रायल कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएंगे, न वो किसी गवाहों के साथ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हालांकि सीबीआई इस मामले में लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही। सीबीआई ने यह कहा है कि पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पी चिदंबरम को अगर जमानत दिया जाएगा तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जिन आधार पर पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया था, उन तमाम आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तुषार मेहता एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया कि अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं, तो इस केस का प्रभाव ईडी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि एक बड़ी राहत पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जरूर है, क्योंकि सीबीआई द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था, उस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल अभी पी चिदंबरम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार उनसे वित्तीय अनियमितता के मामले में पूछताछ कर रही है। सेम केस में ही ईडी भी जांच कर रही है, जिसमें कई सारी वित्तीय अनियमितता हुई हैं, तो वो फिलहाल अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में सीबीआई के मामले को लेकर पी चिदंबरम को एक बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत से जरूर मिली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उनमें भी ये धंधा चलता था। मैंने ये तय किया कि नहीं, बीएड का दाखला सेंट्रलाइज्ड इम्तहान होके होगा, और उसकी जिम्मेवारी सब वाइस चांसलर्स में सोच के मैंने सिन्हा साहब पे डाली। ये बड़ा चैलेंज था। सब नेता लोग इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि आप उनका अगर जजमेंट देखेंगे तो उन्होंने हम लोगों की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये भविष्य दृष्टा कदम है गवर्नर का, इसको हमको सपोर्ट करना है, और उनके पिटीशन को फेंक दिया। जब इम्तहान हुआ, उन्होंने कोशिश की कि पर्चा आउट हो जाए। वहां तो बड़े बड़े रिवाज हैं, आप जानते भी नहीं है वो हुनर। बिहार में तो पर्चा आउट हो जाता है। बिहार में तो नकल माँ बाप आके कराते हैं। बिहार में तो नकल ऐसे होती है कि दीवारों पे चढ़ चढ़ के नकल कराते हैं लोग। तो उन्होंने तय किया कि अच्छा ये बहुत बढ़ रहे हैं, इनका हम ये इम्तहान फेल करा देंगे। पर्चा तो आउट हुआ नहीं इनकी काबिलियत की वजह से, लेकिन जिस दिन इम्तहान हुआ विजयधर साहब, उसके 1 हफ्ता पहले मैंने कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सबको बुला के कहा कि उस दिन आप सब सड़क पे रहोगे, आपकी ड्यूटी रहेगी, आप सब जगह इंस्टीट्यूट्स में घूमेंगे जहां जहां सेंटर्स हैं, और आपके डर से नकल वाले वहां नहीं पहुंचेंगे। जिस हॉल में वो होता था इम्तहान, उसमें नकल, ये जो आजकल ये आपके पास है, ये क्या बोलते हैं इसको, छोटे वाला फोन, मोबाइल, बिहार में मोबाइल से नकल करने का रिवाज था। तो इन्होंने वीसी साहब की जीनियस देखिए, इन्होंने हर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्या बोलते, मेरे सामने एक गाड़ी चलती है, हाँ, जैमर लगवा दिए। पूरे बिहार के हॉल्स में जैमर लगे,
एक ढेले की नकल नहीं हुई। 5 दिन में रिजल्ट आ गया और मैं तो वहां से इधर चला आया। जब नए गवर्नर साहब गए और उनके सामने सवाल आया कि इस साल कौन इम्तिहान कराएगा, तो कई वाइस चांसलर कूद पड़े कि साहब हम कराएंगे, हम कराएंगे, हम कराएंगे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से, एजुकेशन सेक्रेटरी से, इंटेलिजेंस के लोगों से बुला के पूछा कि कौन करा सकता है, तो सब ने कहा कोई नहीं करा सकता, सिन्हा साहब करा सकते हैं। मैं इनको यहां इसीलिए लाया हूं कि मुझे इनमें विश्वास है कि यूनिवर्सिटी को दूर तक ले जाएंगे। और मैं बहुत सारी चीजें यहां शेयर नहीं करना चाहता। कितना दबाव यहां आता है वाइस चांसलर के सिलेक्शन पे, आप अंदाज ही नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत दुखी हो गया तो मैं प्रधानमंत्री जी से समय लेके गया। इससे पहले के एक केस में मैंने कहा साहब आपके लोग आते हैं, लिस्ट लेके आते हैं डीजी से सिपाही तक की पोस्टिंग की, जिनको जानते भी नहीं है वो। किसी खाना खा लिया, किसी ने कपड़े बनवा दिए, किसी से कोई जान पहचान निकल आई, कोई बिरादरी का निकल आया। तो मुझे क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तारीफ करूंगा भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हाईकोर्ट ने चंद दिन कबल हड़ताली मुलाजमीन को तनख्वाह देने की बात कही थी। अदालत में सुनवाई के दौरान हुकूमत ने वाजे किया है कि कॉरपोरेशन के पास तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 239 करोड़ रुपयों की जरूरत है, जबकि कॉरपोरेशन के पास सिर्फ 7 करोड़ 49 लाख रुपए है। हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है कि दशहरा सीजन के मौके पर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब कॉरपोरेशन को 125 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन से हासिल होने वाली आमदनी का 58% मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए खर्च किया जाता है। हुकूमत ने अदालत से कहा कि मुलाजमीन की हड़ताल गैर कानूनी है। फरीकीन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई मुकर्रर की है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हुकूमत ने मुसाफरीन को सहूलत फराहम करने के मकसद से किराए की बसों को हासिल करने का ऐलान किया है। उसी के तहत टेंडर तलब किया गया था। कल टेंडर दाखिल करने का आखिरी दिन था। हुकूमत ने 1035 किराए की बसों को हासिल करने के लिए टेंडर तलब किया था। कल टेंडर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। जुमला 10,000 टेंडर्स दाखिल किए गए हैं। जायद दरख्वास्तों के सबब लॉटरी के तहत गद्दारों का इंतखाब किया जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक GHMC हुदूद में 760 जबकि अजला में 257 किराए की बसें हासिल करने का ऐलान किया गया है। वरंगल में टेंडर तलब करने पर हड़ताई आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस दौरान वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई। बरहम एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन ने टेंडर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत हाईकोर्ट के अहकामात को भी नजरअंदाज कर रही है। हुनमकंडा बस स्टैंड पर टेंडर तलब किया गया था। सैकड़ों अफराद ने टेंडर में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद की सड़कों की हालत नाकाबिल बयान है। अहम शाहराहों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके सबब मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। गड्ढों के सबब आए दिन शहर में सड़क हादसात में इजाफा हो गया है। मुलाजमीन और स्कूली तलबा को अपने अपने मकामात पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना है। मिनटों में मुकम्मल होने वाला सफर घंटों में हो रहा है, जिसके सबब ट्रैफिक जाम भी देखी जा रही है। सड़कों की मरम्मत के लिए GHMC की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, जिसके सबब शहर में ट्रैफिक जाम का मसला मुसाफरीन के लिए दर्दसर बना हुआ है। विशाखा GVMC में कौमी सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कमिश्नर सरुजना के अलावा सिटी पुलिस कमिश्नर RK मीना, JC शिवाशंकर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्होंने सफाई मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो देने की आला ओहदेदारों से अपील की।
साथ उन्होंने सफाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने के ऐलान पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो भी सफाई कर्मचारी के काम के दौरान मौत हो जाती है तो उन्हें एक्सग्रेशिया दिया जाए, अहले खाना में किसी को मुलाजमत और बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए। मंथ आप उनको 10 लाख देना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको स्किल ट्रेनिंग देनी है, उनको लोन देना है, उनको हाउस देना है, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करेंगी और सेवर डेथ में हमने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको ये दिया जाए। तो अभी हमने यहाँ आकर स्टेट लेवल रिव्यू भी किया है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि यहाँ जो 12,000 रुपये उनका मिनिमम वेज था वो आज 18,000 कर दिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ऐलान किया है। डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए ये दोनों मतलूब हैं। काफी अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से। 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया है। डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मतलूब हैं। नाज़रीन, 2 मतलूब दहशतगर्दों पर 15 लाख रुपए के इनाम का जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया है। आपको बता दें, डोडा के 2 दहशतगर्दों के सर पर इनाम का ऐलान किया गया है। हारून अब्बास वानी और मसूद अहमद इलाके में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मतलूब हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत अक्सरियत के साथ बनी नजर आ रही है। आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस इत्तेहाद को कितनी सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र में फिर एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं। पहले बात बीजेपी इत्तेहाद की। न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 141 सीटें दी हैं, जबकि शिवसेना को 102 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र में 243 नशिस्तों के साथ बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस इत्तेहाद की करें तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 17 नशिस्तें जबकि एनसीपी को 22 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा दीगर को 6 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले बात करते हैं कोंकण इलाके की एग्जिट पोल की। कोंकण में बीजेपी को 7, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 0 जबकि एनसीपी को 1 सीट दी गई है। मराठवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ बीजेपी को 22, शिवसेना को 22, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही थाना के इलाके में बीजेपी को 9, शिवसेना को 8, कांग्रेस को 0 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र के शुमाली इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। जबकि विदर्भ में बीजेपी को 43, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मगरबी खित्ते में बीजेपी को 26, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 15 सीटें दी गई हैं। जबकि वहीं मुंबई के इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 0 सीट दी गई है। बात वोट शेयर की करें तो कुल वोट में बीजेपी इत्तेहाद के लिए 52% वोट का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को 29% और शिवसेना को 23% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 15% और एनसीपी को 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं।
इस एग्जिट पोल में वीआईपी सीट की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल इलेक्शन में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक चौहान और पृथ्वी चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। मुजाहिद आज़ादी इशफाकुल्लाह खान का आज यौम पैदाइश है। शहीद इशफाकुल्लाह खान ने अपने जज्बे एहसार से तारीख के सफ़हात पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। अशफाकुल्लाह खान का ये शेर उन पर सादिक आता है। उन्होंने मादरे वतन की आज़ादी की खातिर अपनी जान की कुर्बानी पेश की और तख्ते-ए-दार पर हंसते हंसते चढ़ गए। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान का यौम विलादत है। अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। अशफाकुल्लाह खान के वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान था और वालिदा मजहरुन्निसा बेगम थीं। अशफाकुल्लाह खान बचपन से ही इनकलाबी कैफियत के इंसान थे और मुजाहिदीन आज़ादी से मुतासिर थे। 20 बरस के होते ही आपका राब्ता राम प्रसाद बिस्मिल से हुआ और जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हो गए। 1922 में चौरी चौरा वाक़या पेश आया था, जिसके बाद गांधी जी ने खिलाफत तहरीक के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इनकलाब के जज्बे से सरशार इनकलाबियों में बेचैनी पैदा हुई और उन्होंने खुद को पूरी शिद्दत से तहरीक आज़ादी में झोंक दिया। 18 अगस्त 1925 को अशफाकुल्लाह खान ने ट्रेन से जा रहे सरकारी हथियार लूटे थे, जिसकी पादाश में अशफाकुल्लाह खान समेत 4 अफराद को अंग्रेजी हुकूमत ने मौत की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 1927 में फैजाबाद में उन्हें फांसी दी गई। अशफाकुल्लाह खान शायरी से भी गहरा शगफ रखते थे। वो वारसी और हसरत तखल्लुस करते थे। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है, रख दे कोई जरा खाके वतन कफन में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। शहीद अशफाकुल्लाह खान का आज 119वां यौम पैदाइश है। शहीद अशफाकुल्लाह खान की याद में इलाहाबाद के तारीखी कंपनी बाग में मुख्तलिफ तकारीबात का इनकाद किया गया। उसमें साबिक फौजी, समाजी कारकुनान, सियासतदान और स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।